गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप तमाम दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 की सेट नंबर 22 के जीके और जीएस के प्रश्न को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल के माध्यम से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और इसे अपने ग्रुप में शेयर करेंगे। दोस्तों, रही बात बिहार एसएससी की, तो आप कंटिन्यू सेट प्रैक्टिस करते रहें, अपनी तैयारी करते रहें। एग्जामिनेशन का डेट जो है जब आएगा वो हम लोग नहीं डिसाइड करेंगे, वो आयोग करेगा और हम लोग अपने तैयारी को और बेहतर करते जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें अगर आप डाउट हो तो एक डाउट सेक्शन का लिंक रहेगा और एक दोस्तों पीडीएफ के लिए रहेगा, तो उसे ज़रूर ज्वाइन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न का सेट नंबर 22 के साथ। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी सामाजिक आधारित संरचना, ठीक है, और इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। पूछ रहा है दोस्तों कि इसमें से किसे सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो दोस्तों यही बात, तो यहाँ पे ऊर्जा है, ठीक है, और परिवहन, यह सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत नहीं होता है, जबकि स्वास्थ्य है, शिक्षा और आवास जो है इसको शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आधारिक संरचना की अगर बात कह रहा है, इसका मतलब क्या है। आधारिक संरचना कहने का मतलब एक ऐसा मेथड, एक प्रणाली है, सिस्टम है, जिस पर एक आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की जो कार्यकुशलता होती है, कार्य प्रणाली होती है, वह निर्भर करती है। तो आप बताइए, एक बताइए कि इसमें शिक्षा है कि नहीं। किसके लिए? जो औद्योगिक अर्थव्यवस्था और कार्यकुशलता है, इसके लिए शिक्षा अनिवार्य है, आवास चाहिए ना, और साथ ही स्वास्थ्य है। यह तीन जो है प्रमुख है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 2, यानी कि ऊर्जा और परिवहन की अगर बात करेंगे तो यह इसके अंतर्गत शामिल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। तो यह लिखा गया था, आप जानते हैं, बहुत ही फेमस है, सेल्यूलर जेल से यह समुद्र के रास्ते उससे कूद करके, है ना, बाहर आए थे। ठीक है, बाद में यह पकड़े गए थे, लेकिन विनायक दामोदर सावरकर ही वह वीर थे दोस्तों। महाकाव्य कमला लिखा था, देश की वो क्या बोलते हैं, जेल में रह रहे थे और वहाँ का जो दीवार था उस पर इनके द्वारा महाकाव्य लिखा गया था, कमला। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा आप एक जानते होंगे, 1904 में अभिनव भारत नाम का एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया गया था। ठीक है, 1857 की क्रांति पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास कहा जाता है। वह 1857 की क्रांति के बारे में लिखा गया है वीर दामोदर सावरकर के द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से सबसे पुराना कौन सा है। कई सारे मंदिर हैं और यहाँ पे देखिए ये मकबरा है, स्वर्ण मंदिर, खजुराहो के मंदिर, अजंता और एलोरा की गुफाएं। तो पूछा गया है दोस्तों सबसे पुराना, तो कौन हो जाएगा, अजंता और एलोरा की गुफाएं सबसे पुराना हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में अगर बात करेंगे तो दोस्तों स्वर्ण मंदिर जो है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, खजुराहो का मंदिर, ताजमहल और अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, वह सबसे पुराना इसमें से कौन है, अजंता की गुफा है। ताजमहल का निर्माण की अगर बात करेंगे तो इसका कलाकार कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। और यह जो दोस्तों खजुराहो का मंदिर है, एग्जामिनेशन में पूछा गया था, इसका निर्माण जो है वह चंदेल राजाओं, है ना, चंदेल राजा या चंदेल शासक कह सकते हैं, शासकों, उनके द्वारा करवाया गया था। और यह दोस्तों जो स्वर्ण मंदिर है, इसका निर्माण हरमिंदर साहिब के द्वारा कहा जाता है ना। स्वर्ण मंदिर को हरमिंदर साहब के नाम से भी जाना जाता है, साहब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यह स्वर्ण मंदिर जो है उसमें महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा 1809 में मार्बल और साथ ही साथ 1803 में सोना को क्या किया गया था, गढ़वाया गया था या मढ़वाया गया था। ठीक है, तब इसका नाम स्वर्ण मंदिर पड़ा था। ठीक है, चूँकि सोना इसमें गढ़वाया गया था, नाम पड़ा था इसका स्वर्ण मंदिर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4,
लोक नृत्य और राज्यों के युग में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यह जो झूमर जो है ना वो हरियाणा से संबंधित नहीं है। ठीक है, कह रहा है गलत है, तो यह आपको बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। तमाशा जो है वह महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, बाउल पश्चिम बंगाल का है और कजरी उत्तर प्रदेश का है। यानी कि दोस्तों यह बी डी सी सही है और ए आपका गलत है। प्रश्न संख्या 5, मुद्रा राक्षस नाटक है ना, यह नाटक है, लेखक कौन है, कौन लिखा था मुद्रा राक्षस को, तो विशाख दत्त के द्वारा रचित है अथवा लिखित है ना, लिखा गया है मुद्रा राक्षस। अब दोस्तों कौटिल्य जो है, कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई थी, उनका नाम विष्णुगुप्त है। इनका नाम दोस्तों विष्णुगुप्त भी है ना, और यह जो है विष्णुगुप्त, और यह है चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु अथवा मंत्री, ऐसा भी कहेंगे, क्योंकि जब चंद्रगुप्त जो है राजा बना था तो इनके महामंत्री विष्णुगुप्त ही थे, जो इनके क्या थे, प्रशिक्षक थे, शिक्षक थे। इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों भास, भास की रचना ने, यहाँ भास की अगर बात करेंगे, सॉरी, भास एक व्यक्ति हैं, जिस तरीके से कौटिल्य है, तो भास के द्वारा स्वप्न वासदत्ता नामक एक नाटक का रचना किया गया है। कालिदास के द्वारा मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम और कुमार संभव की रचना की गई है। और दोस्तों कई सारी रचनाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थाई, ठीक है, अस्थाई नहीं है, अस्थाई सदस्यों की संख्या कितनी है। इसके अस्थाई सदस्यों की संख्या 5 है, कुल 5 अस्थाई सदस्य, ठीक है ना। 5 जो है अस्थाई यानी कि फिक्स, ठीक है, टोटल 15 सदस्य, और 10 आपका क्या हो जाएगा, 5 जब आपका अस्थाई होगा, ठीक है, तो 10 आपके अस्थाई हो जाएंगे, अस्थाई सदस्य। हमें अस्थाई सदस्य का नाम जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो अस्थाई सदस्य आपके दोस्तों अमेरिका हो जाएंगे, ठीक है, अमेरिका हो जाएंगे, रसिया हो जाएगा, ठीक है, रसिया हो जाएगा, फिर आपका ब्रिटेन हो जाएगा, ब्रिटेन के बाद आपका फ्रांस हो जाएगा, और फिर फ्रांस के बाद दोस्तों चीन हो जाएगा, है ना, चाइना कहिए। तो यह आपके जो है यहाँ पे 5 जो है उसके अस्थाई सदस्य है। अब अस्थाई सदस्य की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो जिसमें कई सारे देश हैं, आप उसका कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा जो है दोस्तों अरबी, चीनी, अंग्रेजी, ठीक है, यह सब है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, हीराकुंड बांध स्थित है। हीराकुंड बांध आपको कहाँ देखने को मिलेंगे दोस्तों, तो ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेंगे, महानदी पर बनाया गया है, ठीक है, महानदी पर निर्मित है यह हीराकुंड बांध उड़ीसा में। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। 8वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वर्ष 2001 से 2011 के मध्य बिहार में औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है। देखिए 2001 से लेकर के 2011 के टर्म में पूछा गया है, जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है बिहार के संदर्भ में वो कितनी रही है। तो यह दोस्तों 25.1% रहा था 2021 से लेके 2011 के मध्य बिहार की औसत जनसंख्या में वृद्धि दर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो यह दोस्तों 21 जून को देखने को मिलता है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय जो है वह सूर्य देखने को मिलता है, तारीख है 21 जून, ठीक है। और दोस्तों नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश के नाम से जाना जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ 21 जून को मध्य रात्रि में सूर्य देखा जाता है, इसलिए इसे उपनाम दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था। तो सबसे पहले दोस्तों यह पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से लेकर 56 के मध्य थी, और यह दोस्तों हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी, और द्वितीय जो है 56 से 61 यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, फाहियान भारत में किसके शासनकाल में आया था। तो यह दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इनके कार्यकाल, इनके शासनकाल के दौरान जो है चीनी यात्री था यह फाहियान, वह दोस्तों बौद्ध ग्रंथ के लिए बौद्ध धर्म का अध्ययन करने वाला था और अनुयायी था, ठीक है, बौद्ध धर्म का फॉलोअर था, और यही शिक्षा दीक्षा के लिए यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, शांतिवन संबंधित है। शांतिवन जो है
जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। कहने का सेंस क्या है, यहाँ पे इनकी समाधि स्थल है तो नेहरू से यह संबंधित है। इंदिरा गांधी की अगर बात करेंगे तो आप जानते हैं शक्ति स्थल, ठीक है, जहाँ इनकी समाधि है तो यह शक्ति स्थल है। महात्मा गांधी के बारे में आप जानते होंगे, महात्मा गांधी को का जो समाधि स्थल है वह राजघाट है ना, राजघाट। इसके अलावा जो हम दोस्तों अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, तो किसानों के प्रणेता थे, तो यहाँ क्या है, किसान घाट बना हुआ, ठीक है दोस्तों, किसान घाट। और शांतिवन आपका जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 नंबर प्रश्न में दोस्तों कह रहा है कि चीन के हांगजू में आयोजित एशियाई खेल 2023 के दौरान भारतीय दल का आधिकारिक प्रायोजक किस ब्रांड का बनाया गया है। तो यह दोस्तों अमूल है, ठीक है, अमूल को यह जो आधिकारिक जो होता है, प्रायोजक जो होता है, ब्रांड होता है, वो अमूल को बनाया गया है। किसके लिए, चीन के जो हांगजू में आयोजित हुआ है 2023 में एशियाई खेल, उसके लिए भारतीय दल का आधिकारिक प्रायोजक बनाया गया है अमूल को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। झेलम नदी का उद्गम स्थल है, यानी कि कहाँ से निकलती है। तो यह दोस्तों बेरीनाग से निकलती है, ठीक है, बेरीनाग जो कि कश्मीर है, कश्मीर के पास है, उसी के शेषनाग झील से यह निकलती है। कहाँ से निकलती है, शेषनाग झील से यह निकलती है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका गठन कब हुआ था, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो 1965 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से दोस्तों करेक्ट आंसर आपका बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16। भारत का 28वां लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए कौन है। देखिए गिरीश चंद्र मुर्मू, एसएस दुबे, जीपी सामंत, तुषार मेहता। तो आप सभी जानते हैं यह प्रश्न बहुत ही इजी है। देखिए 28वां लेखा महानियंत्रक की बात दोस्तों पूछा गया है, तो यह है श्री एसएस दुबे, ठीक है, सीजीए की बात कर रहा है, तो यह आपके क्या हो जाएंगे 28वां लेखा महानियंत्रक श्री एसएस दुबे हो जाएंगे, ठीक है। और गिरीश चंद्र मुर्मू जो है भारत का 14वां जो है नियंत्रक और साथ ही साथ महालेखा परीक्षक है। अलग अलग बातें हैं। क्या है दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू 14वां जो है दोस्तों 14वां नियंत्रक है ना, महानियंत्रक अलग है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17। भारत में मसालों का प्रदेश यानी कि लैंड ऑफ स्पाइसेज किस राज्य को कहते हैं, यह कहा जाता है। तो यह दोस्तों केरल को कहा जाता है। यहाँ पे वैरायटी के मसाले जो है दोस्तों आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18। गोवा की मुक्ति कब हुई थी, यानी कि गोवा स्वतंत्र कब हुआ था, ऐसा प्रश्न है। तो यह 1961 में दोस्तों गोवा स्वतंत्र हुआ था। हुआ यूँ था कि भारत सरकार के द्वारा 19 दिसंबर 1961 को गोवा साथ ही साथ दमन और दीव को मुक्ति करने के लिए पुर्तगाली जो वहाँ पे कब्जा जमाए बैठे थे उनसे इन्हें छुड़ाया गया था, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा 1961 को, ठीक है, 19 दिसंबर 1961 को। प्रश्न संख्या 19। कालाहारी मरुस्थल स्थित है। कालाहारी मरुस्थल दोस्तों अफ्रीका में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 20। शंकराचार्य ने किस स्थान पर मठ स्थापित नहीं किया है, नहीं दोस्तों, कह रहा है कि नहीं किया है। तो द्वारिका में किया है, पुरी में किया है, श्रृंगेरी में किया है, मथुरा में इनके द्वारा मठ की स्थापना नहीं किया गया है, ठीक है। और शंकराचार्य की अगर बात करेंगे तो दोस्तों इनका जन्म 788 में हुआ था और दोस्तों केरल में हुआ था इनका जन्म, ठीक है, केरल में इनका जन्म हुआ था और इनके गुरु थे गोविंद योगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। कबीर किसके शिष्य थे। कबीर की अगर बात करें तो पूछा गया है कि यह किनके शिष्य थे, यानी कि इनके गुरु कौन थे, ठीक है। इनके गुरु स्वामी रामानंद थे, ठीक है। जो संत कबीर जो है इनका जन्म दोस्तों वाराणसी में हुआ था, ठीक है। और कबीर की जो समाधि स्थल है वह आपको यूपी में मिलेंगे, क्योंकि यूपी में ही वाराणसी है, और यहाँ पे इनकी समाधि स्थल आपको मगहर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इनके पालनकर्ता जो इनको पाल पोस के बड़ा किए थे, यह
नीरू थे, नीरू और साथ ही साथ नीमा, है ना। ये महिला थी, नीरू पुरुष था, यह मेल था, और यह फीमेल थी नीमा। और दोस्तों यह जो है जुलाहा थी, ठीक है, जुलाहा वर्ग से संबंध था इनका। यह इनको क्या किया था, कबीर को पाल पोस के बड़ी की थी। और जो कबीर की जो वाणी है उनका संग्रह जो है वह बीजक कहलाता है। इनके वाणी का जो संग्रह किया गया है वह बीजक के नाम से जाना जाता है। बीजक कुल मिला के 3 भाग होते हैं बीजक में। एक आपका दोस्तों साखी होता है, ठीक है, साखी होता है। दूसरा आपका शबद होता है और तीसरा आपका रामायणी है। अगर आपको इतना नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बीजक जरूर याद रखेंगे। इनके जो कवियाँ हैं, सॉरी कविता तो नहीं, कवि भी कह सकते हैं, इनकी जो वाणी है, दोहा है, इनका संग्रह जो है दोस्तों बीजक कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 22, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन होती है? तो काली मिट्टी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका करेक्ट आंसर बनेगा। इसे कई मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसे कपास की खेती के लिए बेहतर है तो इसको कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इसे रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? अंतारा दोस्तों इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है, न्यूज एजेंसी है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो आपका जापान की अगर हम दोस्तों अगर बात करें तो जापान की न्यूज एजेंसी का नाम क्योडो है। क्योडो जापान की न्यूज एजेंसी का नाम है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इसका आप कमेंट करके बताएंगे न्यूज एजेंसी का क्या नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में नालंदा जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा जिले का मुख्यालय बिहार शरीफ में था, ठीक है ना, और वर्तमान में भी दोस्तों यही है। नालंदा जिले का मुख्यालय बिहार शरीफ है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह आपको दोस्तों उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ पे जो कस्तूरी मृग है, कस्तूरी मृग है, यह यहाँ इसका क्या है, घर है, आवास है, संरक्षण केंद्र है, इसी के लिए यह जाना जाता है। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है यानी कि गलत है? अब देखिए, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का कार्यकाल भारत में 1884 से 1848 के मध्य था। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के बारे में कह रहा है, तो यह आपका दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि अंबरनाथ का मंदिर महाराष्ट्र बेसर शैली में निर्मित है। पहली बात दोस्तों कि यह जो अंबरनाथ का मंदिर है कह रहा है कि महाराष्ट्र में निर्मित है, तो सही है, और इसका निर्माण जो किया गया है वो बेसर शैली के अंतर्गत किया गया है, तो यह भी आपका सही है। तीसरा ऑप्शन है कि चोल शासकों के विषय में जानकारी मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ में मिलती है, ठीक है। अब दोस्तों यह मृच्छकटिकम जो है उसमें इसका चोल शासक का नहीं वर्णन मिलता है, नहीं लिख किया गया है, इसमें गुप्त काल का वर्णन किया गया है, ठीक है, गुप्त काल का। तो यहाँ चोल काल से इसका संबंध नहीं है, यानी कि सी आपका गलत हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि चालुक्य वंशीय नरेश नरसिंह वर्मन ने वातापी कुंड की उपाधि धारण की थी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, मतलब डी सही है तो सी गलत है, या गलत ही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, संसद की किस समिति को अस्थायी मितव्ययता समिति कहते हैं? जो संसद की समिति है उसको अस्थायी मितव्ययता समिति कहते हैं। किस समिति को? तो यह है दोस्तों प्राक्कलन समिति, ठीक है। प्राक्कलन समिति को अस्थायी मितव्ययता समिति के नाम से जाना जाता है। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है, 30 सदस्य होते हैं, और इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। और इन सदस्यों का कार्यकाल जो है दोस्तों 1 वर्ष का होता है, यानी कि इनका जो कार्यकाल है ना, वर्किंग पीरियड है 1 साल का होता है। और लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं और 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा के द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 28, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था, तो कब किया था दोस्तों?
तो यह किया गया था 1563 में। ठीक है, मुगल वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध बादशाह जो था, जो भारतीय सम्राट के नाम से प्रसिद्ध है, अकबर। ठीक है ना, उनके द्वारा कई सारे कर जो है और कई सारे जो है कुरीतियों को समाप्त किया गया था, जैसे कि दास प्रथा का अंत किया गया था। हालांकि पूर्णतः अंत नहीं हुआ था, 1562 में इन्होंने दास प्रथा को समाप्त करने का बहुत ही हद तक प्रयास किया था। साथ ही साथ 1563 में जो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, इसके द्वारा तीर्थ यात्रा की समाप्ति, तीर्थ यात्रा कर जो है उसकी समाप्ति की गई थी। जजिया कर की समाप्ति 1564 में की गई थी। प्रश्न संख्या 29, पवन द्वारा धूल कणों की निक्षेप से निर्मित स्थल स्वरूप को क्या कहते हैं? तो इसे दोस्तों लोएस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 30, सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया है? इसका निर्माण बोरिया मजूमदार के द्वारा किया गया है। क्या नाम है दोस्तों? सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो नामक पुस्तक बोरिया मजूमदार के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, बराबर की पहाड़ी पर स्थित गुफा अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष भिक्षुओं को दे दी थी? यानी कि भिक्षुओं के रहने के लिए बराबर की गुफाओं का निर्माण सबसे पहले अशोक के द्वारा करवाया गया था, कहने का ये मतलब है। और इसे किस वर्ष भिक्षुओं को दे दिया गया था? उनके आवास के रूप में रहने के लिए। तो यह 12वें वर्ष में उन्हें सौंप दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में वल्लभी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे, कौन थे इसके अध्यक्ष थे दोस्तों? तो यह थे देववर्धी क्षमा श्रवण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो है वल्लभी आपको दोस्तों गुजरात में है। वल्लभी कहाँ है? गुजरात में। और यहीं पे द्वितीय जैन संगीति है, बौद्ध संगीति की बात नहीं कह रहा है, जैन संगीति की बात कर रहा है। और इस समय जो यह द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, सॉरी जैन संगीति हुई थी, वल्लभी गुजरात में 512 में। वहाँ जो इसके अध्यक्ष थे वह क्षमा श्रवण थे। अगर आपको यह पूरा नहीं याद है तो क्षमा श्रवण जरूर याद कर लेंगे, और नहीं तो और छोटा करना है तो श्रवण याद कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महावीर का प्रथम अनुयायी उनका दामाद जमाली बना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में इस्तमरारी बंदोबस्त प्रथा प्रारंभ की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। तो यह दोस्तों कहाँ पे किया गया था? तो यह बिहार में किया गया था। 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त प्रथा का प्रारंभ जो है, शुरुआत जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में बिहार में किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, अर्थशास्त्र में वह ऋण, वह कर्ज जिसकी वसूली संदिग्ध हो अथवा संभव नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? बैड डेब्ट कहेंगे ना। ठीक है, बैड डेब्ट जो है आरबीआई ने एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इसे ही बैड बैंक कहा गया है ना, बैड डेब्ट भी कहेंगे, तो इसे कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, योजना के निर्माण में राज्य की भागीदारी होना चाहिए, और इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार का एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हो पाया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह कौन सा है? सबसे गहरा बंदरगाह जो है विशाखापत्तनम है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में यह स्थित है। आपको कहाँ पे मिलेगा? आंध्रा में, है ना। आंध्र प्रदेश में स्थित विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है वह सबसे गहरा बंदरगाह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37, उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में 35 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों से 60 डिग्री 65 डिग्री अक्षांश तक चलने वाली पवनें हैं। प्रश्न ये कह रहा है दोस्तों कि जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पे 35 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश से लेकर के 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश तक जो पवनें चलती है वह किस प्रकार की पवनें हैं? पछुआ पवनें हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा दोस्तों सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जून 2023 में गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था?
गांधी शांति पुरस्कार जून 2023 में दोस्तों प्रदान किया गया था गीता प्रेस गोरखपुर को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी अगर बात करेंगे तो दोस्तों शेख मुजीबुर रहमान, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, शेख मुजीबुर रहमान को 2020 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे बताना ज़रूरी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39 नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? नागरिक सेवा का जनक के रूप में किसे जाना जाता है या कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इन्हीं के द्वारा जो है सिविल सेवा का शुरुआत किया गया था। ठीक है, नागरिक सेवा का शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया था। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया था बाल गंगाधर तिलक को, है ना, वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा कहा गया था, है ना। अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा कहा गया था। यही आपका प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41 गुरुत्वाकर्षण तरंग अवलोकन के लिए कैबिनेट ने हाल ही में कहाँ लीगो नामक वेधशालाएं बनाने की परियोजना को मंजूरी दी है? तो यह बनाने का मंजूरी जो है प्रदान किया गया है महाराष्ट्र में। कह क्या रहा है दोस्तों? कह रहा है जो गुरुत्वाकर्षण तरंग है उसके अवलोकन के लिए कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। लीगो नामक वेधशालाएं खोलने के लिए परियोजना को मंजूरी दी है और यह जो है दोस्तों महाराष्ट्र में बनाया जाएगा या संपादित किया जाएगा। समझ रहे हैं बात को? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ने का क्या उद्देश्य था? मूल कर्तव्य को जोड़ने का उद्देश्य क्या होगा दोस्तों? कि मौलिक अधिकारों को कड़ाई से लागू करना? नहीं। मौलिक अधिकारों के महत्व को अधिक करना? नहीं, महत्व को अधिक करना नहीं है। क्या ये रहा है कि राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक कृत्यों पर नियंत्रण करना? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति के द्वारा लिखित है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। कह रहा है कि इसमें जो पुस्तक लिखा हुआ है जिससे द नेमसेक, एनेक्सडम अर्थ, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज और महाश्वेता, तो यह कौन सा पुस्तक है जिनको सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है? यह है दोस्तों महाश्वेता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44 लेकिन उससे पहले भी कई सारी हैं, जैसे आपका जो द नेम से दिया गया है तो यह भी जान लीजिए चलते चलते में जल्दी में। झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखा गया है, झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखा गया है द नेम से। ठीक है, और इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज जो है दोस्तों यह, और अनएक्सडर्ड अर्थ, ठीक है ना, जो यहाँ पे लिखा हुआ यह जो है झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखा गया। इनको भी झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44 निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? भारतीय संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय, सालार जंग संग्रहालय। तो कौन सा संग्रहालय आपको कटक यानी कि उड़ीसा में स्थित है? तो यह दोस्तों नेताजी जन्म संस्थान संग्रहालय। ठीक है, यह दोस्तों इनका जन्म सुभाष चंद्र बोस यानी कि नेताजी के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म जो है दोस्तों 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले में सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45 निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? तो सबसे पुराना दोस्तों आपका विंबलडन है। ग्रैंड स्लैम जो है दोस्तों अब जान लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। ग्रैंड स्लैम में कुल मिला के 3 तरह के गेम, 4 तरह के होते हैं, ठीक है ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन। इन चारों को मिला के दोस्तों ग्रैंड स्लैम बना है। लेकिन इनमें सबसे पुराना सबसे पहले विंबलडन हुआ था। ठीक है, विंबलडन की शुरुआत की अगर बात करेंगे दोस्तों यहीं पे लिखते हैं, इसकी शुरुआत दोस्तों 1877 में हुआ था, सबसे पहला था। ठीक है, ग्रैंड स्लैम में 4 होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, इस सब को मिला के ग्रैंड स्लैम बना है। और सबसे पहला जो है विंबलडन था। ठीक है, उसके बाद यूएस ओपन की शुरुआत की गई थी 1881 में।
ठीक है। 1881 में यूएस ओपन की, फिर इसके बाद दोस्तों फ्रेंच ओपन जो है 1891 में शुरू किया गया था, 1891। और 1905 में दोस्तों 1905 में यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत की गई थी 1905 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 46। चंद्रमा पर अगला मिशन जो चंद्रयान 4 है, भारत किस देश के साथ मिलकर पूरा करेगा? तो इसमें भारत के सहयोगी रहेंगे जापान। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस मिशन में दोस्तों इसका ल्यूपेक्स नाम दिया गया है ना। इसके लिए भारत और जापान दोनों देशों ने लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन नामक मिशन 2024-25 के लिए निर्धारित किया गया है, ल्यूपेक्स। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। निम्नलिखित में से थिम्पू किस देश की राजधानी है? क्या भूटान की राजधानी है? तो हाँ बिल्कुल, भूटान की राजधानी आपका थिम्पू है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। और इसके साथ आपका नेपाल का जानते होंगे, काठमांडू, उत्तर कोरिया, ठीक है। तो ये सब आपका इजी है, इसलिए नहीं ज़्यादा समय लिए हैं। 48 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर आपराधिक मामलों की जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया है? कह रहा है कि भारत किस देश के साथ मिलकर जो आपराधिक मामले हैं इनकी जांच के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया गया है अब बेल्जियम के साथ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। शून्य का आविष्कार, जीरो का आविष्कार किसने किया गया था? क्या आर्यभट्ट ने किया था? बिल्कुल सही दोस्तों, आर्यभट्ट के द्वारा शून्य का आविष्कार किया गया था। और उनका एक सिद्धांत है सूर्य सिद्धांतिका का सिद्धांत, जो कि आर्यभट्टियम, ठीक है, नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। प्रसिद्ध नारा करो या मरो किसने दिया था? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, ठीक है। तो हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन सी पाई जाती है। 51 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ से दोस्तों करेक्ट आंसर बनेगा। और विटामिन ए की अगर बात करें, जैसे आपको विटामिन सी किस में पाया जाता है, सोर्स आपका संतरा हो गया, उसी तरीके से खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, कुल मिला के अगर बात समझे। और विटामिन ए हमें अगर पाना है तो दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जियां जो है, गाजर में सबसे ज़्यादा आपको विटामिन ए देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वही बहुत सारे सोर्सेज हैं। फिर विटामिन डी की अगर बात करेंगे तो सूर्य की रोशनी में उससे भी प्राप्त होता है। लेकिन खाने वाली चीज़ की अगर बात करेंगे तो अंडा है, दूध है, तेल है, यकृत है, मछली का लीवर है, ठीक है ना। तो उसके द्वारा विटामिन, अगर हम बी की बात करेंगे दोस्तों, तो विटामिन B1 होता है, B2 होता है, जिसमें मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, खमीर, इस तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 52। निम्नलिखित में से क्या सौर सेल उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ है? क्या लाभ है दोस्तों? तो इसमें गतिमान पुर्जे नहीं होते हैं, ठीक है, इसका सबसे प्रमुख लाभ है। प्रश्न संख्या 53। वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा है? तो नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा है, 78%। सिंपल सा प्रश्न था, कई बार यह प्रश्न दोस्तों आपको कराया जा चुका है। और ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, ठीक है। चलिए आर्गन की मात्रा आपका 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करेंगे CO2 की, तो यह आपका 0.03% है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 54। कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है, विराम से यानी कि रेस्ट मोशन से, तो क्या होगा? सीधे समय के वर्ग का समानुपाती होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। पारिस्थितिक पिरामिड का आधार सामान्यतः चौड़ा होता है और यह डैश की ओर संकीर्ण होता है। किसकी ओर दोस्तों? शीर्ष की ओर। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ेंगे। कह रहा है जो पारिस्थितिक पिरामिड है इसका आधार नॉर्मली दोस्तों चौड़ा होता है और यह किसकी ओर संकीर्ण होता है? सिकुड़ा होता है, छोटा होता है, तो शीर्ष की ओर, ठीक है। जैसे पिरामिड अगर आप बताइएगा तो क्या कर रहा है? आधार, आधार यानी कि बेस, बेस आपका नीचे है ना, तो ये चौड़ा है ना, और शीर्ष पर क्या होगा? सिकुड़ा होगा, छोटा होता चला जाएगा ना, सिकुड़ा हुआ, तो संकीर्ण इसी को कहा जाता है ना। तो इस तरीके का। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 56। कोई ऊष्मा इंजन 527 डिग्री सेल्सियस पर सूरज से ऊष्मा लेता है और 27 डिग्री सेल्सियस पर
वायुमंडल को ऊष्मा लौटा देता है तो इंजन की दक्षता क्या होगी। अब दोस्तों यह एक क्या है, न्यूमेरिकल्स टाइप का एक प्रश्न है। इसका आंसर दोस्तों 62.5% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दक्षता यानी कि इफिशियंसी की बात कह रहा है, ठीक है। इफिशियंसी की अगर बात कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे इन ऊष्मा इंजन यहाँ 527 है ना, तो 527 में अगर 527 केल्विन 273 होगा ना, तो 527 प्लस 273 अगर आप ऐड करिएगा तो 800 केल्विन हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे T2 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 27 दिया हुआ ना, 27, तो 27 प्लस फिर 273 आएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 300 हो जाएगा, है ना। तो इफ़िशियंसी की बात कह रहा है, तो यहाँ पे 800 आया, तो 800 माइनस 300 कितना में, 800 में, परसेंटेज की बात कह रहा है ना। तो यहाँ पे आपको दोस्तों 500 आ जाएगा घटाने के बाद, तो 500/800 ऐसा आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 5/8 इंटू 100, 5/8 इंटू 100। तो अब 4 से करेंगे 2 बार में, 4 से ये करेंगे 25 बार में, 25 25 125/2 यानी कि 62.5 62.5%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 57। दालचीनी पेड़ किस भाग से एकत्र की जाती है। यह दोस्तों उसके छाल से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। सुक्रेज नामक एंजाइम शर्करा को बदल देती है, किसमें चेंज कर देती है, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में। सुक्रोज जो होती है एंजाइम शर्करा को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदल देती है, चेंज कर देती है। प्रश्न संख्या 59। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः तेजी से घूमने लगे तो प्रत्येक स्थान में ध्रुवों को छोड़कर वस्तुओं के भार में क्या परिवर्तन होगा। तो यह दोस्तों भार में कमी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 60। यूरेसिल पाया जाता है, यूरेसिल कहाँ पे पाया जाता है, तो यह दोस्तों आरएनए में पाया जाता है, यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा कौन सी घटना घटती है। तो हीरा जो दोस्तों है वह चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 62। निम्नलिखित में से कौन मोलास्का के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आप जान रहे हैं ऑक्टोपस को, ठीक है। ऑक्टोपस मोलास्का प्रणाली के अंतर्गत आता है, ठीक है, जो कि दोस्तों जंतु जगत का मोलास्का जो है वह दूसरा सबसे बड़ा संघ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। एक पैराशूट के सहारे कोई आदमी नीचे उतरता है, किस वेग के कारण, सीमांत वेग के कारण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64 64। 64 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस में यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो सितार क्या है, एक यंत्र है, ठीक है। मोमबत्ती एक रसायन है। लाउड स्पीकर क्या है, एक यंत्र है, ठीक है ना। तो यहाँ दोस्तों कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा यंत्र है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सितार यांत्रिक ऊर्जा है, इससे क्या निकाला जाएगा, ध्वनि ऊर्जा निकाला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। सीधी सीधी आप कई सारे जो है केमिकल जो है फाउंडेशन कई सारे, और उसके बारे में आप उसके रासायनिक तत्व के बारे में आप जरूर याद रखेंगे। जिससे कैसे यहाँ पे पूछ दिया बोरेक्स का रासायनिक सूत्र, तो इसका रासायनिक सूत्र जो है दोस्तों Na2B4O7 × 10H2O होता है बोरेक्स का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बोरेक्स न कह के आपसे अगर पूछता कि सुहागा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बोरेक्स को ही दोस्तों सुहागा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होना नहीं है। 66 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। प्रोड्यूसर गैस में 60% होता है, वायुमंडल में दोस्तों 78% होता है। तो वह यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हालांकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऑप्शन रहेगा तो वहाँ से नहीं। वो वायुमंडल का पूछ रहा है, यहाँ पे आपका प्रोड्यूसर गैस में पूछ रहा है। तो प्रोड्यूसर गैस में 60% तक नाइट्रोजन होती है। प्रोड्यूसर गैस का सूत्र जो है दोस्तों CO+N2 होता है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67।
भोजन विषाक्त करने वाले यानी भोजन को जो है विषैला करने वाले, विषाक्त करने वाले प्रमुख जीवाणुओं में कौन शामिल नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन कह रहा है कि कौन सा विषाणु जो है, जीवाणु जो है वो भोजन को विषाक्त नहीं करता है, जो यहाँ पे ऑप्शंस में दिया गया है। तो हीमोफिलस परटूसिस यह जो है जीवाणु भोजन को विषाक्त नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 68, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो इसे दोस्तों सिसलूनर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी की तरह लगभग 460 करोड़ वर्ष पुराना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 69 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कांच में किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग हरा हो जाता है। तो इसमें फेरस ऑक्साइड मिक्स किया जाता है और तब कांच का रंग जो है दोस्तों हरा बन जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के रिवर्स प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम संबंधित है। यह दोस्तों बायल के नियम से संबंधित है। ठीक है, बायल के नियम में क्या होता है कि जो स्थिर ताप होता है, टेम्परेचर होता है, उस पर किसी गैस की जो निश्चित मात्रा है वह आयतन उसके दाब के रिवर्स प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रश्न संख्या 71, इनमें से कौन सदिश राशि है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी घनत्व। सदिश राशि क्या होती है कि वैसी राशियाँ, वैसी भौतिक राशियाँ जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। परिणाम भी है दोस्तों और क्या है, दिशा भी है, तो दोनों है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 72, निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक कंप्यूटर स्मृति की आवश्यकता होती है। किसको सबसे ज़्यादा होती है। तो ग्राफिक्स, इमेजिंग, ध्वनि, सबके लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73, ताप नियंत्रण एवं पेशीय संकुचन निम्नलिखित में से किस ऊतक के द्वारा किया जाता है अथवा संपन्न होता है। तो यह दोस्तों संयोजी ऊतक के द्वारा यह ताप नियंत्रण और पेशी संकुचन का कार्य संपादित होता है। संयोजी ऊतक जो है दोस्तों वह प्राणियों के विभिन्न अंगों और ऊतकों को बांधता है और अंगों को सहारा देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74, कौन सा युग्म यहाँ पे दोस्तों असत्य है, गलत दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। ठीक है, विटामिन B12 का। और फिर यहाँ पे है पायरिडॉक्सिन, अब विटामिन B6 का नाम है। राइबोफ्लेविन की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे दिया हुआ है विटामिन E, जो कि आपका गलत है। राइबोफ्लेविन जो है वह विटामिन B2 का रासायनिक नाम है और थायमिन विटामिन B1 का है। ठीक है, तो गलत हमारा ऑप्शन नंबर सी था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75, जो कि इस सेट नंबर 22 का अंतिम प्रश्न है। तो दोस्तों कह रहा है कि वायुयान के टायर में भरी जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले इसे हीलियम भरा जाता था। ठीक है, अभी क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन भरा जाता है, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से यह सेट नंबर 22 कंप्लीट हुआ। तो आप सेट यहाँ से कंटिन्यू करते रहेंगे और अन्य सारे भी वीडियो बनाए जा रहे हैं। समय के अभाव में कई सारे वीडियो जो है अलग अलग सब्जेक्ट के NCERT के संपन्न नहीं हो पा रहे हैं, तो बिजी शेड्यूल के कारण मैं यह नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जल्द से जल्द करने का, वीडियो अपलोड करने का अलग अलग सब्जेक्ट का मैं प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आप कंटिन्यू इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करेंगे। आप कमेंट नहीं करते हैं तो आपके एक कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो प्लीज़ एक कमेंट करें अगर अच्छा लगे तो। और नहीं, अगर आपको कुछ कमी आ रही है तो आप सजेशन भी तो दे सकते हैं ना। दो बातें हो सकती है, या तो अच्छा लग रहा है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, दूसरा आप सजेशन भी दे सकते हैं। चलिए आप सभी लोग वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच आप तमाम दोस्तों का।